तो हेलो हेलो सब लोग, ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको हेलो। अपन अब चालू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अपन चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग सुबह देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो लोग दिन में देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून, और शाम को देख रहे हैं वो गुड, क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग, है ना। ठीक है, तो पहले तो अपन एक अच्छे कोट के साथ चालू करते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति सफलता की सत्ता प्राप्त करता है। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। सक्सेस अपने को मिल जाती है, बस अपने को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए प्रॉब्लम्स के। प्रॉब्लम से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने को सॉल्यूशन ढूंढते आना चाहिए। आज भले ही अपने नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, आज अपने टेस्ट में बड़े ही कम नंबर आते हैं, पर अपने को क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हताश नहीं होना चाहिए। अपने को उसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए कि अगर नंबर है तो उसको किस तरह से और बढ़ा सकें, ठीक है। अपने को ऐसा ट्राई करना चाहिए। अगर अभी अपन आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपने को ट्राई करना चाहिए कि अपन 4 घंटे पढ़ें, इसको बढ़ा करके। 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको बढ़ा करके 6 घंटे पढ़ें। तो टाइम बढ़ाते रहना है, समस्याओं का समाधान खोजो, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। चलो, तो इसी बात से शुरुआत करते हैं अपन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन चैप्टर देखो, सबसे पहले क्या होता है एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है ये समझो। एंडोक्राइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एंडोक्राइन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने पास था नर्वस सिस्टम सारे काम कर रहा था, लेकिन एंडोक्राइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नर्वस सिस्टम फास्ट और शॉर्ट लिव्ड था, मतलब जल्दी तो काम कर रहा है, फास्ट तो कर रहा है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए कर पा रहा है। प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट उसका नहीं है, थोड़े समय के लिए कर पा रहा है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये पूरी बॉडी सेल में इनर्वेट नहीं करता है। नर्वस सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम रहेगा वो पूरी सेल के पास नहीं जाता है, वो केवल नर्वस सिस्टम, मतलब न्यूरॉन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? मसल के पास जाएगा। अभी तक यही देखा अपन ने नर्वस सिस्टम में कि एक नर्व अपना सिग्नल लेकर के जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल लेके जा सकता है। क्या सारी बॉडी सेल इन्वॉल्व हो गई? नहीं, केवल एक नर्व है और एक मसल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सारी सेल बॉडी की वो तो इनर्वेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है जो नर्वस सिस्टम नहीं कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम नर्व फाइबर को इनर्वेट, नर्व फाइबर की तरह सारी सेल को, जो नर्व फाइबर वो सारी सेल को इनर्वेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम सारी सेल को इनर्वेट कर पा रहा है। ये बहुत प्लस पॉइंट है इसका कि ये सारी सेल को इनर्वेट करता है। दूसरा, ये डक्टलेस ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, इसमें डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी यहाँ पर ग्लैंड्स होती है जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती। मतलब ऐसा होता है ना, अपने पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ की सारी जितनी भी वो होती हैं क्या, सेल्स, वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन किस में करती है? डक्ट में करती है। लेकिन यहाँ कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। इनका सिक्रीशन को हार्मोन नाम देते हैं। तो देयर सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की डेफिनेशन बहुत कुछ बताती है अपने को। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंसेस, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इससे अपने को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और एक ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाले, और 2 सेल के बीच में, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है। इंटरसेलुलर मैसेंजर इन 2 सेल के बीच में मैसेंजर की तरह काम करता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक हार्मोन रहेगा, वो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन मान लो, या ग्रोथ हार्मोन कोई सा भी हार्मोन मान लो, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, 1-1.5 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, कुछ नैनोग्राम में प्रोड्यूस होता है, कुछ नैनोग्राम में प्रोड्यूस होता है, माइक्रो, इतना छोटी छोटी यूनिट होती है इनकी, काफ़ी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। पर जहाँ इफेक्ट शो करेगा वो कंप्लीट इफेक्ट शो करेगा। क्या इससे न्यूट्रिएंट मिलता है? क्या ऐसा होगा कि ग्रोथ हार्मोन खाने से अपने को बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? नहीं। क्या प्रोलैक्टिन की वजह से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? नहीं।
क्या इंसुलिन की वजह से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? कोई न्यूट्रिशन इंसुलिन अपने बेसिस पे तय करेगा कि किसी को ग्लूकोज मत दो, केवल इंसुलिन दो, तो क्या उसको ग्लूकोज, क्या उसको पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा बॉडी में? खाना वाना छोड़ छाड़ के सब इंसुलिन पे दे दो, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे कोई न्यूट्रिएंट मिलता ही नहीं है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब ज़रूरी क्या होता है, ठीक है, अब ज़रूरी ये होता है कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन पढ़ने रहते हैं अपने को। हाइपोथैलेमस अपन ने देखा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अभी अपन ने नर्वस सिस्टम में क्या देखा कि हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो अपना ईटिंग ड्रिंकिंग, अपन कितना खाना खाते हैं एक दिन में, मान लो कोई इंसान 4 रोटी खा रहा है, तो वो 4 रोटी क्यों खा पा रहा है? उसके हाइपोथैलेमस उस हिसाब से सेट है कि रोज़ 4 रोटी खाता है तो आज भी कितनी खाएगा? 4 रोटी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस वो मान लो 1.5 लीटर पानी पीता है रोज़ का, ठीक है, एकदम से कल 2 लीटर पानी पिएगा नहीं, क्योंकि उसकी थर्स्ट, उसकी हंगर कंट्रोल है। कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। क्या होता है हाइपोथैलेमस? अपन ने बात की, ये एक कमरा, इस कमरे का नाम डायनसेफेलॉन है। इस डायनसेफेलॉन का बेस, इसका फ्लोर, इसका बेस, इसका तला, ये जो है ये हाइपोथैलेमस है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, कौन सी सेल, क्या सारी सेल्स हाइपोथैलेमस की हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ऐसा नहीं होता। कुछ सेल्स है जिनका नाम क्या होता है, कौन सी सेल होता है? तो उन सेल का नाम होता है न्यूक्लियाई। क्या होता है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई वो सेल होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन, ठीक है। अब ज़रा अपन डायग्राम में देखते हैं अपने को हाइपोथैलेमस कहाँ दिख रहा है। तो अपन ने बात की ये अपना ब्रेन था इस तरह का, और ये था कॉर्पस कैलोजम, और इसी के आसपास अपने को फोर ब्रेन, इसी के आसपास अपने को ये हाइपोथैलेमस बनाना था। तो हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि जो इंक्रीज करे, जो क्या करे, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करने वाले को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। और जो पिट्यूटरी का हार्मोन डिक्रीज कर रहा है, रिलीज को कम कर रहा है, घटा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनिबिटरी हार्मोन। मतलब देखो, हाइपोथैलेमस रेगुलेशन का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस बॉस है, अपन इसको क्या बोलते हैं? बॉस है। ये अपने एम्प्लॉय पिट्यूटरी पर काम करता है, पिट्यूटरी से काम करवाता है। उसके पास या तो अब क्या करा सकता है, या तो उसको बोलेगा कि, या तो 2 ही काम हो सकते हैं ना यार, उसको बोलेगा कि ये इस जगह काम कर, इस जगह काम मत कर, इस जगह काम कर, इस जगह काम मत कर। तो कुछ होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, और कुछ होते हैं इनिबिशन करवाते हैं, हार्मोन का इनिबिशन करवाते हैं, ठीक है। अपने को मेनली हार्मोन निकलवाना है। हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या? कि ये पिट्यूटरी के पास जाता है, उससे बोलता है कि हार्मोन रिलीज़ कर। तो बोलेगा हार्मोन रिलीज़ करूँ, कैसे हार्मोन रिलीज़ करूँ? इनिबिटरी करूँ कि एक्साइटेटरी करूँ? तो वो बोलता है कि एक्साइटेटरी तो कर, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कर, ठीक है। जैसे कि पिट्यूटरी सिक्रीशन को बढ़ाने वाले कौन सा हो गया? GnRH, ठीक है। GnRH किस पे ऐड करेगा? तो GnRH ऐड करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH होता है। फिर अपना होता है इनिबिटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी सिक्रीशन को इनिबिट करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? सोमाटोस्टैटिन। इससे एक और चीज़ क्लियर है, GnRH और सोमाटोस्टैटिन का रिलेशन क्या हो गया? क्या हो गया? ये आपस में दोनों क्या हैं? आपस में दोनों की एक्टिविटी एकदम अलग है, एकदम एकदम अलग है। सो दे आर एंटागोनिस्ट, सो दे आर एंटागोनिस्ट, ठीक है। आपस में एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये डायग्राम में दिख रहा है अपने को, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है कहीं, यहाँ पर पीनियल है, पिट्यूटरी दिख रहा है अपने को, दिस इज योर पिट्यूटरी। ये थायराइड हो गया, यहाँ पे थाइमस हो गया। ये सब ग्लैंड्स के नाम हैं जो अपने को बहुत ज़रूरी है, पता होने चाहिए। तो हाइपोथैलेमस दिख रहा है, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनल अपने को पता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड होती है। यहाँ पर अपने पास में गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स दोनों एक इंडिविजुअल में होते हैं क्या? नहीं, टेस्टिस मेल में होता है, फीमेल में क्या होता है? ओवरी, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पेज था। तो अब देखते हैं हार्मोन रिलीज कैसे होता है, ठीक है। अपन ने बोला हाइपोथैलेमस होती है मास्टर ऑफ द मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, और पिट्यूटरी उसके अंडर काम करती है, यही देखा अपन ने। और हाइपोथैलेमस
क्या करवा सकता है, या तो पिट्यूटरी से बोल के हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा सकता है, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करवा सकता है, या इनिबिशन करवा सकता है इनिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करके। ठीक है, तो अपने पास में है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये अपने पास में हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये क्या दिख रहा है अपने को, ये है न्यूरॉन। क्या है ये, न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक्सॉन रिलीज करता है हार्मोन। वो कैसे रिलीज करता है, अपन ने बोला हार्मोन सारे न्यूरॉन रिलीज करते हैं, सारा नहीं। अपन ने बोला हाइपोथैलेमस में स्पेशल सेल है जिसको अपन ने न्यूक्लियाई बोला है, तो वो न्यूक्लियाई ही है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है। हार्मोन कहाँ जा रहा है, पिट्यूटरी के पास जा रहा है। ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन, ये पिट्यूटरी, दोनों के बीच में कोई लिंक होती है, हाँ होती है। उसको क्या बोला, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करना, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कंट्रोल कर सके वो। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं, कनेक्शन का नाम क्या है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। तो अपन ने देखा अभी हाइपोथैलेमस के बारे में, अब अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड होती है। सुपर मास्टर अपना कौन सा था, सुपर मास्टर, हेड मास्टर, ठीक है, बॉस हाइपोथैलेमस था। पिट्यूटरी ग्लैंड पे देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है एक कैविटी में जिसका नाम है सेला टर्सिका नाम की कैविटी। मान लो कि मतलब जो पिट्यूटरी अपने बोला एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, तो उसका एक एम्प्लॉय का क्या होता है एम्प्लॉय का, केबिन होता है ना, केबिन, इस तरह का केबिन है, इधर चेयर लगा के रखी है इस तरह से, ठीक है, ये चेयर है और इधर ये लैपटॉप खुला रहता है उसका, ठीक है, ये देखो ये इस तरह से उधर बैठता पिट्यूटरी अपना, इस तरह से ऐसे करके बैठ जाता है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये चेयर हो गई उसकी, ये हो गई चेयर उसकी, और ये हो गया सामने उसका पीसी दिख रहा है अपने को, इस तरह से बैठ जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से कैबिन में मिलता है, कौन सी कैविटी में दिखता है, ये कैविटी का नाम क्या है, इसके केबिन का नाम क्या है, उसको बोलते हैं सेल्ला टर्सिका। क्या बोलते हैं, इस केबिन का नाम क्या बोला अपन ने, कॉल्ड एज सेल्ला टर्सिका। जहाँ उसका केबिन रखा है कॉल्ड एज सेल्ला टर्सिका। अब देखो, तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर सेल्ला टर्सिका है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्शन भी शो करता है क्या? हाँ शो करता है, लेकिन वो कनेक्टेड है उससे बाय मीन्स ऑफ स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, एनाटॉमिकली डिवीजन बता दो हमको पिट्यूटरी के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई एनाटॉमिकल डिवीजन होता है क्या? होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली भी डिवाइड करते हैं। उसके डिवीजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट किए, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक एडिनो और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट हैं? ठीक है, दो पार्ट हो गए, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। डिस्टैलिस वाले को बोला है अपन ने एंटीरियर पिट्यूटरी। डिस्टैलिस वाले को क्या बोला है? एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट वाले को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वाला सिक्रीट एक ही हार्मोन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है इंटरमीडिएट का, बस इतना याद रखो, इंटरमीडिएट एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलेनोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन, MSH मतलब मिडिल में रहने वाला, इंटरमीडिएट फॉर मिडिल। पार्स डिस्टैलिस ने कौन से हार्मोन रिलीज किए थे? चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहले है GH, प्रोलैक्टिन। ठीक है, सबसे पहले ये 5 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? GH, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ACTH, LH और FSH। GH, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH और FSH, ये 5-6 हार्मोन रहते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी किसका पार्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस का। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी किसका पार्ट है? पार्स डिस्टैलिस का। तो पार्स इंटरमीडिया में क्या आया? MSH आया, मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन, जो क्या रिलीज करेगा? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट का काम क्या होता है? पिगमेंटेशन कराना। स्किन में जो कलर है ना, स्किन में जो पिगमेंट है, ठीक है, हर एक कलर का, हर एक
स्किन में पिगमेंट होता है, वो पिगमेंटेशन हर एक इंडिविजुअल का अपना कलर होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई ब्लू तो नहीं होता, कोई ब्लैक होता है, कोई ग्रे होता है, कोई वाइट होता है, ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर के दिखते हैं, तो अपन बोल सकते हैं वहाँ पे MSH का फंक्शन ज़्यादा होगा, मेलानोसाइट ने ज़्यादा मेलानिन सिक्रेट किया होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एनाटॉमिकल डिवीजन। पिट्यूटरी के 2 डिवीजन हुए, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अपने को देखना है अब न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम होता है नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा होता है, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये हार्मोन को केवल स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा, स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा। एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अच्छा, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस से कैसे अलग है? पूछ सकता है कोई भी कि मुझे बताओ कि न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस से कैसे अलग है। दोनों एक ही है, एक ही ग्लैंड के पार्ट है पिट्यूटरी, लेकिन दोनों अलग है। वो कैसे? न्यूरो हाइपोफाइसिस उसके अंदर हार्मोन स्टोर होते हैं, रिलीज होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस खुद के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, LH, FSH, ये सारे हार्मोन है। जो कौन सिक्रेट कर रहा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस केवल स्टोर करता है और हार्मोन को रिलीज करता है। चीज़ याद रहेगी, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा 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 इस तरह का दिख रहा है। ये अंगूठा बना के जाया करो। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? शायद थम्स अप बोलते हैं शायद, है ना? थम्स अप अंगूठा ऊपर, इसका निशान बना के जाया करो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम्हें कौन सा टॉपिक समझ में आया? वैसे देखो, ऐसा रहता है कि देखो मैं तो क्या होता हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुमको किस पॉइंट में ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे यार? तो क्या करोगे? तो बताओ भाई, कमेंट में बताओ ज़रूर, है ना? तो कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट में तकलीफ़ आ रही है, ठीक है। ऐसी कोई लाइन NCERT में है जो कि समझ में नहीं आई और जो मैंने कवर नहीं करी, तो मुझे बताओ, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहो यार, कंटिन्यू करो, ठीक है। अभी अपन ने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस देख लिया है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के हार्मोन देख लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड की शुरुआत कर ली अपन ने। थोड़ा और अपन चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से करते रहो यार, ठीक है। और देखो, अपने को पता है कि अपना जो एक पेपर होता है, ठीक है, नीट नाम का, वो होने वाला है 5 मई को, ठीक है। तो उसकी तैयारी में लगो यार, जितने भी लोग हैं ना, उसकी तैयारी ज़्यादा किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको दो, ठीक है। दिन में मतलब ऐसा होना चाहिए कि अपने पास, अपने दिमाग में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के अलावा और दूसरा कोई भी गोल नहीं होना चाहिए। कहीं बाहर शादी में जाना है, कहीं कुछ जाना है, नहीं जाना, अभी नहीं जाना। बीच में किसी का बर्थडे आए उसको सेलिब्रेट नहीं करना, बाद में कर लेंगे, बहुत समय मिलेगा। ये समय ज़रूरी है, ये समय अपने को केवल पढ़ना है। जैसे मैंने शुरुआत में बताई भी थी लाइन, शुरुआत में बताई भी थी मैंने कि अपने को समस्याओं का समाधान करना है, उसको खोजने में ध्यान देना है। अपने को अगर सफलता चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर सफलता चाहिए, तो वो सफलता कब मिलेगी? जब अपन अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को उससे लड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे माइंड का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे बुक का कोई क्वेश्चन आ रहा हो। अपनी बॉडी अपने से बोल रही है कि क्या होगा, अब कैसे निकलेगा, नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसको समाधान करो, सॉल्व करो, कैसे, किसी भी लेवल पे करो, बस करो। तुम्हारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा पॉजिटिव होना। तुमको ऐसे समझो कि तुम एक वॉर में जा रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है 5 तारीख को और उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तुम एक राजा हो, ठीक है। इस तरह से सोचो तो तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना कि क्या होगा, ऐसे ऐसे लूप होल में चले जाओगे, नहीं तो क्या होता है, कैसे हो पाएगा, अभी मेरा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में क्या है? पढ़ना कंट्रोल में, वो करो ना। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी,
ठीक है, एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे। अपन ग्रोथ हार्मोन पे बढ़ते हैं। चलो, ग्रोथ हार्मोन क्या बोल रहा है अपने से। ग्रोथ हार्मोन अपने को पता है क्या करवाता है। अगर एक आदमी है वो थोड़े समय से बचपन में इस तरह का था तो बड़े होके इस तरह का हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो इस तरह का हो गया, क्या चेंजेस दिखे, इससे इसकी हाइट बढ़ गई, इससे इसकी और हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो सकता है या तो अंडर सिक्रीशन हो सकता है। ठीक है, अपने को दो ही वेरिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं, या तो ओवर सिक्रीशन हो सकता है या तो अंडर सिक्रीशन हो सकता है। अगर ओवर सिक्रीशन हो गया तो उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगेंटिज्म। अगर ओवर सिक्रीशन हो गया है तो उसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। अगर पर्टिकुलरली मिडिल एज में हुआ है, ठीक है, मतलब वो बच्चा था, ठीक है, 18 साल का हुआ तब भी हाइट ठीक थी, लेकिन मिडिल एज 30 साल की उम्र में उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या होगा? क्या वो जिजेंटिज्म होगा? नहीं, वो जिजेंटिज्म नहीं होगा, वो एक्रोमिकली होगा। इट इज़ कॉल्ड एज एक्रोमिकली। क्या होता है एक्रोमिकली? बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है उसकी। हो सकता है अर्ली 40s 50s में ही वो चले जाए। वो क्या हो जाए? चले जाए। वो क्या हो जाए? चले जाए। अगर लो सिक्रीशन है, अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ है लेकिन कम से रिलीज़ हुआ है, तो मान लो बचपन में ऐसा दिखता था, 25 साल बाद भी ऐसा ही दिखता है, और 25 साल बाद भी ऐसे ही दिखता है। अरे हाइट उतनी की उतनी रही उसकी। छोटा बच्चा जितनी 6 साल के बच्चे की हाइट थी उसकी हमेशा इतनी, ज़िंदगी भर उसकी यही हाइट रही। इसको बोलते हैं लो सिक्रीशन। लो सिक्रीशन हो जाना इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी साथ में लगाना क्यों ज़रूरी है अभी देखेंगे अपन। एक कंडीशन थायराइड में आती है जिसका नाम अपन देखेंगे, उसके अंदर ड्वार्फिज्म होता है। उस ड्वार्फिज्म को अपन थायराइड से रिलेटेड ड्वार्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट मदर को थायराइड हो जाता है, उस वजह से बच्चे को ड्वार्फिज्म हो जाता है। बच्चे को ड्वार्फिज्म हो जाता है, समझ में आया? उसकी हाइट रुक जाती है, उसका मेंटल आईक्यू कम हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो लो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जीएच एक्सेस मिडिल एज एल्डरली में एक्रोमिकली बता दिया मैंने। प्रोलैक्टिन पर आओ, तो प्रोलैक्टिन का एक ही काम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराना। मेमोरी ग्लैंड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड उनकी ग्रोथ करवाता है और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। मिल्क फॉर्म करेगा और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है। अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से क्लियर है, थायराइड की ग्रोथ कराएगा, उसका सिंथेसिस कराएगा थायराइड हार्मोन का। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिंथेसिस कराता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का, जिसको क्या बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ठीक है। LH FSH ये सब जो रहते हैं, LH FSH गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, गोनेड्स पर एक्ट करते हैं। ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, अपन हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके फंक्शन अपने को पता होंगे तभी अपन कोई पेपर में कर पाएंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब बताओ ना कितना सिंपल है कि ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ा देता है। ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, ठीक है। LH FSH का काम क्या होता है? LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं इसको, गोनेडल एक्टिविटी बढ़ा रहा है। LH मेल में क्या करवाएगा? सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। फीमेल LH मेल में क्या करेगा? LH और FSH कंबाइंडली मेल के अंदर रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो NCERT में जो देखोगे ना, NCERT में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊटपटांग चीज़ें दे के रखी है, मतलब ऊपर नीचे पैराग्राफ में दे के रखा है, आजू बाजू आइट साइड फालतू चीज़ें दे के रखी है, तो ये सब पॉइंट पे हाईलाइट दिमाग जनरली जाता नहीं है। तो मैंने क्या किया है, ये फालतू चीज़ों को काट के केवल ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इसको मैंने लिख के रखा है कि ये पढ़ लो यार, इसको देखो, ये ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है। तो FSH और LH मेल में रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। LH फीमेल में क्या करवाता है? ओव्यूलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, इट प्रमोट द ओव्यूलेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम करवाता है। FSH फीमेल में ग्रोथ और डिवीजन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल करवाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन ऑक्सीटोसिन क्या करा रहा है। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल पर ऐड करेगा ये, इट विल गोइंग टू एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, और वहाँ कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाता है, इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये तो इसका पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके जरिए ही आएगा कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन द फीमेल इज डन बाय ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन
अब कन्फ्यूज़न तो यहाँ क्रिएट होता है। अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा कि प्रोलैक्टिन नाम की चीज़ होती है, वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है और वो क्या कराता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में डिफरेंस क्या है, इजेक्शन। याद रखो, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन करवा रहा है। अरे ये अगर अपने पास में ब्रेस्ट है तो यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे डक्ट के अंदर फॉर्मेशन वो तो प्रोलैक्टिन करवा रहा है, लेकिन रिलीज ऑफ मिल्क वो कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन करा रहा है। इजेक्शन ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से इजेक्शन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। एडीएच वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है कि ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं। मतलब अपना जो किडनी दिस इज योर किडनी का काम क्या होता है, वाटर को यूरिन प्रोड्यूस करना। सीधी सी बात बताऊं तो यूरिन बनाना, यूरिन प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना। तो ये क्या करता है, ये एडीएच करवाता है एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस मतलब क्या होता है, डायूरेसिस मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करवाना। उसको बोलते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं डायूरेसिस। अब किसी के आगे अगर एंटी लग जाए मतलब उसका अपोजिट काम, एंटी मतलब अपोजिट, किसका अपोजिट, डायूरेसिस मतलब क्या हो रहा था, यूरिन का एक्सेस निकलना, उसको क्या बोला, डायूरेसिस। इसके अपोजिट काम मतलब यूरिन का कम निकलना। अच्छा, यूरिन कम निकलने से क्या होगा, यूरिन कम निकलने से यूरिन प्यूरिफाई कम होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, तो वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यूरिन अब कम निकली है तो वाटर बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल बी मोर, इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोर, तो डायूरेसिस डिक्रीज कराता है। डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है, एडीएच की डेफिशिएंसी, एडीएच की कमी हो जाए तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, इससे डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, इसको अपन ना डायबिटीज इंसिपिडियस देख लिया अपन ने। पीनियल ग्लैंड पे चलते हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। मतलब डॉर्सल साइड क्या होता है, फोरब्रेन होता है, अपने पास ये देखा फोरब्रेन, इसके पीछे की तरफ अपन देखेंगे तो पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, मेलाटोनिन का काम क्या होता है, 24 आवर्स डायरनल रिदम, मतलब कि स्लीप अवेक साइकिल। अपन मान लो सोते हैं, अपन मान लो तुम 10 बजे सो जाते हो, 10 PM पर सो जाते हो, और सुबह मान लो 5 बजे उठ जाते हो। ठीक है, 5 बजे उठ जाते हो। क्या ये एक ही दिन सोते हो, एक ही दिन जागते हो, नहीं, तुम रोज़ ऐसा ही करते हो। रोज़ तुम 10 बजे सो जाते हो, रोज़ तुम्हें 10 बजे नींद आ जाएगी और 5 बजे उठ जाओगे। भले ही तुम 10 बजे तक कोई काम करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, तुमको उबासी आने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन और 5 बजे तक तुम उठ ही जाते हो। ठीक है, ऐसा क्यों है कि तुम्हारी साइकिल फिक्स है, सोने की जागने की साइकिल फिक्स है। वो है तुम्हारा, इसका पीछे तुम्हारा ब्रेन की एक छोटी सी ग्लैंड कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड जो डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड है, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका काम होता है स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, अपन ने उसको देखा है MPMCD से। क्या याद रखा है, MPMCD मतलब ये सारे फंक्शन इंक्लूड करता है। MPMCD मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, पिगमेंटेशन, P से हो गया पिगमेंटेशन, M से हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, D से बॉडी का डिफेंस सिस्टम। बोलते हैं ना, अगर अच्छी नींद ले रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, तो अच्छे से सोने वाला व्यक्ति, उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, डायरनल साइकिल, समय पे सोना, समय पे उठना ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ज़्यादा रेगुलेट करता है, तो अच्छा सोना इसलिए भी ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी कैसे कि कुछ लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती, ये भी कारण हो सकता है। कुछ लोग बहुत ही पतले हैं, क्यों पतले हैं, मेटाबॉलिज्म, यहाँ भी पीनियल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। अपन बात करते हैं कितना अच्छा थायराइड का, देखो कितना अच्छा थायराइड का डायग्राम बना है। ठीक है, तो थायराइड के देखते हैं। थायराइड में अपन ने 2 लोब्स दिख भी रहे होंगे यार, ये एक तरफ ये है अपना लैरिंग्स, ये है ट्रेकिया, इसके आइदर साइड अपने को दिख रहे हैं ये 2 बड़े बड़े लोब्स, जिसको अपन ने क्या बोला, थायराइड, आपस में जुड़े हुए हैं बाय इस्थमस, एक थिन फ्लैप से। ठीक है, एक थिन फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू, CT मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। थायराइड के अंदर होते हैं फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स मतलब ये हो गया फॉलिकल की सेल, इसके अंदर होती है कैविटी, फॉलिकल्स। ठीक है, ये डायरेक्टली इधर क्या होता है, इधर एक थायरोग्लोबुलिन नाम की चीज़ होती है, फॉलिकल होता है और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ठीक है, फॉलिकल होता है और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके साथ दिखता है थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट, उसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म, अच्छा क्रिटिनिज्म क्या होता है? प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसमें क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। चाइल्ड के अंदर क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डनेस, लो आईक्यू। अपन ने देखा था ग्रोथ हार्मोन में था ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म, यहाँ पर होगा पिट्यूटरी, वहाँ था पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यहाँ पे कौन सा ड्वार्फिज्म? यहाँ पर होगा क्रिटिनिज्म। ठीक है, थायराइड का ड्वार्फिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी कॉज करवाता है। ठीक है, अब अगर अपन ने बोला डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डनेस, लो आईक्यू, ये सब चीज़ें देख ली थी। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? देखो कैंसर की वजह से या तो नोड्यूल के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ गया, T3 T4 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जिसको नहीं पता T3 T4 क्या होता है, थायराइड के हार्मोन ही है। थायराइड के हार्मोन को बोलते हैं T3 और T4। ठीक है, 3 मतलब क्या होता है? ट्राई। 4 मतलब क्या होता है? टेट्रा। तो इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो उस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ T3 T4 बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अब तुम लोग सोच रहे होगे इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे है, हम लोग तो NCERT खोल के बैठे हुए हैं। तो यही तो चीज़ है, यही चीज़ है आपको इस चैनल पे मिल रही है, इसीलिए बोलता हूँ भाई, इसीलिए। आप देखो अब NCERT खोल करके आप देखोगे कि अरे वाह यार, हमारे टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज इट इज़ बैठ रहे हैं। NCERT खोली, एज इट इज़ NCERT की कॉपी है। वो कैसे हो पा रहा है? वो ऐसे हो पा रहा है कि क्योंकि ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और वैसे भी जिसको नहीं पता भाई मैं बता दूं कि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप NCERT से पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं NCERT कैसे पढ़ना है। दिक्कत वहाँ आ जाती है कि लोगों को पता ही नहीं NCERT में क्या पढ़ें, क्योंकि NCERT ऐसे छूने जाओगे। ठीक है, अब मान लो 2-3 महीने बाद पेपर है, अब ऐसा व्यक्ति जिसने आज NCERT पढ़ी वो उठाए NCERT आज उठाए, तो वो क्या कुछ समझ पाएगा? तुम बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। NCERT आप कब उठाते हो? NCERT आप तब उठाते हो जब आपको पता हो कि पेपर में 6 महीने बचे हैं तो मैं उठा लूँगा NCERT। आपको पता है यार उतना टाइम बचा नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या हो सकता है? एक काम हो सकता है, आप ना उसकी समरी पढ़ो। समरी, अब NCERT की समरी तो कैसी है भाई? बकवास। तो अब ये जो मेरी समरी है, मेरे जो नोट्स हैं, NCERT के टू द पॉइंट है, NCERT की एक एक लाइन कवर की। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल दो कि NCERT का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार, NCERT को फिर पढ़ो। NCERT इतनी अच्छे समझ में आएगी, लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैं पढ़ चुका हूँ। क्योंकि NCERT पढ़ने का असली मज़ा तभी आता है जब आपको पता हो कि NCERT में चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली चीज़, ये वाले जो नोट्स हैं, ये जो अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप लोगों की लाइफ सेवर है, आपको दिख ही जाएंगे। ठीक है, चाहे अब वो टेस्ट में हो, कोई से भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, देखो यार सब में अपने नंबर नोटिस करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लेक कर रहे हो, अगर आपके 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 300 200 आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, इस रेंज में कुछ भी आ रहा है, तो देखो यार इन सभी रेंजेस में बोलना चाहूँगा बायोलॉजी इज़ द मेन सब्जेक्ट। इसको ग्रैब करके रखो, इसको पकड़ करके रखो, क्योंकि देखो पेपर तो 720 नंबर का ही आने वाला है। ठीक है, 720 नंबर का ही आएगा। अब ये जो नंबर की सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, ये 200 नंबर, मतलब आपके कितने आ रहे हैं? 60 के आसपास, 300 नंबर, 65 के आसपास, 400 नंबर, 70 के आसपास आ रहे बायोलॉजी में। करेक्ट कितने उसकी बात कर रहा हूँ? 65, 60, 65, 70, इधर 75 हो गया, 500 में शायद 80 तक पहुँच जाता है, मैक्सिमम 80 आता है आपको बायो में।
तो देखो जितना आप बायो में इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा नहीं बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ना है, पर ज़्यादा क्या पढ़ना है, बायोलॉजी, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा वेटेज आना किसका है, बायोलॉजी। तो पढ़ोगे क्या ज़्यादा, बायोलॉजी। ठीक है, अब जिन लोगों के मान लो जो 60 पे बैठे हैं, वो अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आसानी से उनके मार्क्स 70 से 80 नंबर तक तो आराम से पहुंचेंगे आंख बंद करके। ठीक है, जो लोग 70 पे हैं वो अगर और ध्यान देंगे तो 80 पर पहुंच जाएंगे। और इसमें ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे यार, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ और डायरेक्ट तुम्हारे भेजे में जा रहा है। जो लोग 80 नंबर पे हैं उनको 90 जंप कराने के लिए ये नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है, नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो इसके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे साथ में, तो ये चीज़ उनको रिटेन रहेगी कि यार ये चीज़ नोट्स में लिखी थी और ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है, ये चीज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और मैं बता भी किस तरह से रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भाई फेस किया है। देखो आप उसी से बोल सकते हो क्वेश्चन बनाने का जिसने वो चीज़ फेस की है। अब आप चले गए ऐसी जगह जहाँ पर आपको पता ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने फेस ही नहीं किया यार वो एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट। अब कॉम्पिटिशन की चीज़ कोई कॉम्पिटिशन वाला ही बता सकता है ना यार, है ना। जिसने नीट एग्ज़ाम को फेस किया, उसको क्लियर किया, वो बता सकता है आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे तो 10 तरह के पेपर होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, बीएससी का भी अलग होता है, मास्टर्स का अलग होता है, लेकिन अपन फोकस करते हैं एंट्रेंस निकालने के लिए। अपने को पता है एक सी चीज़ होती है कि इसके अंदर 90 क्वेश्चन दे रहते हैं और 90 मिनट में अपने को इतने क्वेश्चन करने रहते हैं। कि बायोलॉजी तो फिर भी बायोलॉजी अपने को पता होना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए कायदे से, इतनी प्रैक्टिस तो करो 30 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पता है पेपर कैसे जाता है, ये देखो 1 2 3 4, तो ऐसा 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 पढ़ा और ये ऑप्शन, फिर ये पढ़ा, ये ऑप्शन, ऐसे लगते क्वेश्चन। क्योंकि अपने मेमोरी में इतनी बार अपन ने कर रखा होता है कि अपन पढ़ते क्या है क्वेश्चन में। देखो मैं बता दूं, अपन केवल पढ़ते हैं कुछ शब्द, कहीं ना कहीं लिखा होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहीं लिखा रहता है एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 6, कुछ भी करके ऐसा कुछ लिखा रहे। डू नॉट शो दैट, डू नॉट कहीं भी लिखा रहता है। तो ऐसे उलझलू टर्म्स जो यहाँ पे नंबर कट सकते हैं, उसे थोड़ा हाईलाइट करके चलते हैं ना, बहुत मदद मिलती है। तो बैक टू टॉपिक, अपन देख रहे थे हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म अपन ने देखा, गोइटर बोलते हैं उसको, गोइटर के अंदर इनलार्जमेंट होता है ग्लैंड का, अलॉन्ग विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रेगनेंसी में हो रहा है तो क्रिटिनिज्म बोला अपन ने, उसमें मेंटल रिटार्डनेस और लो आईक्यू दिखेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड इनलार्ज है, प्रोटीजन ऑफ आईबॉल है, साथ में BMR बहुत बढ़ गया। चीज़ याद रखो, BMR कभी भी बढ़ेगा, BMR कभी भी बढ़ेगा, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो आदमी सुकड़ा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। BMR अगर कम हो गया, BMR अगर कम हो गया तो आदमी फैट गेन करेगा, चर्बी गेन करेगा, मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो BMR कम किस में होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और BMR बढ़ किस में जाएगा, इंक्रीज BMR इन हाइपरथायरॉयडिज्म। इसलिए इसका नाम होता है ग्रेव्स डिसीज़, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी बिल्कुल आंखें बाहर आ जाती है, बिल्कुल इस तरह से, देखो ये तो उसकी ऐसी करके आंखें बिल्कुल इस तरह से बाहर आ जाती है, ठीक है, इस तरह से एक्सोप्थाल्मोस, ऐसी बड़ी सी आंखें, ठीक है। थायराइड हार्मोन का रोल क्या हुआ, BMR रेगुलेशन, RBC का फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड सिक्रीशन ऑफ TCT, TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है, RBC का फॉर्मेशन कर रहा है अपनी, मान लो किसी की, अब पता कैसे चलता है किसी को थायराइड हो गया, तो क्या कैसे पता लगाओगे, क्वेश्चन देखो थायराइड कैसे हो सकता है, उसका BMR चेक करो, या तो वो इंसान बहुत मोटा है या तो बहुत पतला होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी ब्लड रिपोर्ट देखो, ब्लड रिपोर्ट में RBC कम दिख रही है, मतलब उसको थायराइड हुआ होगा, शंका जाती है। तीसरा देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ठीक है। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट, उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करो, उसमें अगर अल्ट्रेशन है तो थायराइड हार्मोन का रिस्क होगा। और पांचवा TCT नाम का एक हार्मोन होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, उसका काम क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना।
ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम पड़ता है। इसको अच्छा किसके साथ पढ़ते हैं? इसको मेनली पढ़ते हैं अपन पैराथो हार्मोन के साथ, क्योंकि पैराथो हार्मोन का काम क्या होता है? पैराथायरॉयड से निकलता है पैराथो हार्मोन, ठीक है। ये जस्ट थायराइड के पीछे है, मतलब थायराइड की ग्लैंड अगर अपन सामने से देख रहे हैं इस तरह से देखेगी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड, इसको उल्टा दो, इसको पलटा दो, या अब इसको पीछे से देखोगे तो अपने को दिखेगा ये इस तरह की थायराइड ग्लैंड ऐसी ऐसी ऐसी। यहाँ पे अपने को दिखती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, 1 पेयर ऑन ईच साइड। ये ईच साइड पे अपने को 1 पेयर है, मतलब टोटल कितनी पैराथायरॉयड ग्लैंड है? 4। हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो मैं 1 पेयर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होती है, ठीक है ठीक है। फिर अपन देखते हैं सिक्रेट क्या। हाँ, मैं तुम्हारा मेंटल वो देख रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितना देखते हो तुम इस लेक्चर को? प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा था। क्या तुम अभी सब लोग जाग रहे हो कि सो तो नहीं गए? सो तो नहीं गए कहीं? मैंने बोला पेयर, 1 पेयर ऑफ ग्लैंड होता है, हाँ ठीक है। पेयर मतलब समझ में आता है? 1 पेयर मतलब 2, मैं 4 बोल रहा था। तुम में से किसने किसने नोटिस किया? बताओ मुझे, कौन सो रहा था इस समय? हाँ अच्छा, अब बैक टू टॉपिक वापस आ जाओ। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करो। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है पैराथो हार्मोन पीटीएच, ये एगोनिस्ट है। इसका एंटागोनिस्ट कौन होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इसका एंटागोनिस्ट है। थायरोकैल्सिटोनिन वो हार्मोन था जो अपन ने देखा ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर रहा है, और पैराथायरॉयड का काम क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? बाकी सारे ऑर्गन से इस ब्लड में ले आएगा। बाकी सारे ऑर्गन मतलब कि अपन क्या करवा सकते हैं? ब्लड के अंदर अपने को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए तो बोन्स को सुखा दो, बोन्स में से सारा कैल्शियम निकाल करके बोन का रिसॉर्प्शन करवा दो, ठीक है। किडनी को बोलो कि यार कैल्शियम एक्सक्रीट मत कर, किडनी को बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन कर, ठीक है। इधर डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन बोलेंगे कि यार फटाफट से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके भेज, क्योंकि हमको सीरम के अंदर, हमको ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना है, ठीक है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ सकता है? बोन्स से बन सकता है, रीनल टिब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन, और फूड लेकर के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो अगला आता है थाइमस। थाइमस अपने को पता है कैसी ग्लैंड होती है? थाइमस अपने लंग्स के बीच में होती है, थोड़ा सा यहाँ पर हाँ। थाइमस जो रहती है एक तरह की, ये देखो ये अपने लंग्स है, दिख रहे तुमको लंग्स? ये लंग्स दिख रहे कि नहीं दिख रहे? सही बताओ, लंग्स है कि नहीं है? इसके बीच में तुम देखो हार्ट होता है, वहीं उसके आसपास थाइमस ग्लैंड होती है। क्या काम होती है थाइमस का? तो वेंट्रल साइड ऑफ स्टर्नम के ठीक पीछे दिखता है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो ये वेंट्रल साइड ऑफ स्टर्नम, इसके ठीक पीछे और 2 लंग्स के बीचों बीच क्या होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोब्यूलर ग्लैंड? क्या जवाब दोगे? थाइमस, एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी? फटाफट टिक करना है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं अगर थाइमस ग्लैंड अपना थाइमोसिन हार्मोन रिलीज ना करे तो पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाएंगे, वो इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएगा, उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। उसको सर्दी खांसी जुकाम वो जितने भी तरह के सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। एक गजब की बात बताता हूँ, ये थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट हो जाती है ओल्डर इंडिविजुअल में, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ये ग्लैंड ख़त्म है, ये ग्लैंड होती नहीं है उनके, मतलब धीरे धीरे उम्र के साथ थाइमस ग्लैंड छोटी होते जाती है। इस तरह से देखो, इस तरह से दिखी। अब दिखी कि नहीं दिखी? बिल्कुल नहीं दिखी, अरे क्योंकि एब्सेंट हो गई, कंप्लीटली डीजेनरेट हो गई ओल्डर इंडिविजुअल में। तो इम्यूनिटी कैसी हो गई? कमज़ोर, इम्यूनिटी इज़ वीक। हार्मोन कौन सा रिलीज़ किया? मैंने बताया थाइमस ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करती है थाइमोसिन। क्या काम आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? पता होना चाहिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है साथ में, एक तो टी सेल का डिफरेंशिएशन और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रीनल, रीनल मतलब होता है किडनी, एड्रीनल उसमें कुछ जोड़ दो तो ये किडनी, इसके ऊपर कुछ जोड़ दिया, इसको बोला एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टेक्स हार्मोन, तो क्या होता है ये एड्रीनल ग्लैंड, इसमें 2 पार्ट किए, कॉर्टेक्स और मेडुला।
कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेडुला अंदर वाला। मेडुला के हार्मोन होते हैं मेडुलरी हार्मोन, कॉर्टेक्स के कॉर्टिकल। अरे वाह। देखो, अगर कॉर्टेक्स के हार्मोन, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स का हार्मोन कम बना तो उसको बोलते हैं क्या? एडिसन डिसीज। क्या बोलते हैं? एडिसन डिसीज। एसी से याद कर सकते हो, एडिसन। एडिसन क्या? हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एसी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होगा? एडिसन डिसीज। एडिसन, ठीक है। एडिडास, एडिसन। वीकनेस और फटीक होती है इसमें। क्या होता है? वीकनेस और फटीक हो जाता है एडिसन डिसीज़ में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है एडिसन डिसीज। डायरेक्ट पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सीन इन एडिसन डिसीज, ऑप्शन आ जाएगा वीकनेस, फटीक, अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सी ऑल ऑफ दी अबो, डी हेडेक, या डी क्या बोल देगा? डी बोल देगा मेंटेनेंस ऑफ स्लीप अवेक साइकिल। हाँ, मैंने कितने अच्छे ऑप्शन बना दिए देखो। तो आंसर क्या आएगा? सी बोथ, क्योंकि वीकनेस, फटीक और अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दोनों करवा रहा है। मेडुला के बारे में देखो, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल के दो पार्ट, एक कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मेडुला जो काम करवाएगा, मेडुला के हार्मोन मेडुलरी हार्मोन, एड्रीनल नॉन एड्रीनल हार्मोन, बहुत ज़रूरी काम। इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट के हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, मेडुलरी हार्मोन। काम क्या है? काम ये है कि इमरजेंसी आ गई, किसी ने मान लो शेर देख लिया, ये शेर है, ये शेर है, भूखा शेर है, भूखा शेर। तो इस शेर को देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन जो होगा वो सेम है एड्रिनल मेडुला का। एड्रिनल मेडुला भी ऐसा है, जैसे मान लो शेर देख लिया तुमने, कि शेर देखने के बाद तुम क्या होगा? तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तुम सोचोगे फटाफट से भाग लूँ, नहीं तो मैं शिकार बन जाऊँगा, ठीक है। तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। पिल्लो इरेक्शन हो जाएंगे तुम्हारे, वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा तुम्हारा, ये प्यूपिल, ये आँख, ये प्यूपिल, और ये ऐसा हो गया। कोई बड़ी चीज़ देख लेते हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ देख लेते हैं, देखो ऐसा हो गया, क्योंकि बाहर क्या है, यहाँ शेर खड़ा है भाई, यहाँ पर ख़तरनाक शेर, उसकी दहाड़, ठीक है। तो ऐसा मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल, नॉन एड्रिनल, शेर देख लेना, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोज बढ़ा देता है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब देखो अपने को क्या चाहिए, देखो कोई शेर आ गया सामने, तो तुम्हारी बॉडी क्या सोचेगी कि अभी मैं डाइजेस्ट करूँ, खाना पचा लेता हूँ अभी, ऐसा सोचेगा? या सोचेगा खाना वाना छोड़ो, खाने की किसको पड़ी, अभी तो भगते हैं अपन, डायरेक्ट ब्लड में ग्लूकोज लेके आओ, हमको तो ग्लूकोज से मतलब है, हमको ये थोड़ा ना मतलब है कि खाना अभी खाया है उसको पचाओ प्रॉपरली, ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होएगा, तब तक रुके रहो, फिर ब्लड में आएगा, फिर कहीं और आएगा, फिर इंसुलिन, ये इतने सब ताम झाम नहीं करना, इतने में तो शेर निपटा के चले जाएगा, ठीक है। अपने को चाहिए भाई इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ग्लूकोज। अब वो कैसे भी लाओ, लेकिन कहाँ लाओ? ब्लड में लाओ। तो ब्लड में ग्लूकोज कैसे लाओ? बताओ। ग्लूकोज आएगा ब्लड में, क्यों आएगा ब्लड में? सेल्स फटाफट से काम करेंगी, मसल के पास जाएगा, फटाफट से ग्लूकोज जाएगा, और फटाफट से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, कोई भगना रहेगा तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना, हाथ पैर में मसल लगती है, मसल, खाना कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तभी मिलेगा ना जब तुम प्रॉपर ग्लूकोज लोगे। तो ग्लूकोजेनोलाइसिस, क्या लिखा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये आता है अपने पास में ग्लाइकोजन को तोड़ के, एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल समझो जो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। तो बस इसी में से थोड़ा सा पीस काट लो। बॉडी सोचती ज़्यादा बाहर के ग्लूकोज पे निर्भर मत रहो भाई, अभी इमरजेंसी है, अभी अपना पास जो फैक्ट्री में रखा हुआ है ना इमरजेंसी फंड, उसी का यूज़ करो। तो ये ग्लाइकोजन रहता है मॉलिक्यूल, छोटे छोटे टुकड़े निकाल लोगे। अगर इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का तुमने छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया तो ग्लाइकोजन बुरा नहीं मानेगा। तो इसको क्या बोला अपन ने? इस बड़े से ग्लाइकोजन को तोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इससे हुआ क्या? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि अब बताओ, लिपिड की जरूरत, तुम सोचोगे तुम चर्बी बढ़ा लूँ मैं अपनी, या फिर भग लूँ, क्या सोचोगे? खुद दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ग्लूकोज ले लो, दूसरा तो चर्बी। लिपिड का क्या करोगे यार, क्या करोगे? मोटा आदमी को बोलो भागने का, भागेगा क्या? वो शेर पड़ा है पीछे, उसकी बॉडी सोचेगी अभी मैं लिपिड जमाने लग गई तो ज़िंदगी, तो ये आखिरी लिपिड होगा ज़िंदगी का। तो अगर आपको लिपिड चाहिए ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हो कि ये लिपिड सही काम आए, तो अभी तो भाई रोकथाम कर दो,
ना प्रोटीन बनाओ ना लिपिड बनाओ, सबका ब्रेक डाउन कर दो, क्योंकि अभी भागने की ज़रूरत है, शेर पीछे पड़ा है, बहुत दिक्कत चल रही है अभी, इमरजेंसी बिल्कुल। अब देखो अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा और जानना था। कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकल हार्मोन बोला है। कॉर्टिकल हार्मोन्स अपने पास में कुछ लेयर बनाई गई है, जैसे कॉर्टेक्स बोला ना, कॉर्टेक्स की एक लेयर नहीं होती, ऐसी 1 2 3 3 लेयर है, तीनों के बारे में देखना अपने को। कैसे याद रखेंगे भाई? ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। बहुत सिंपल, अभी पढ़ के आए किडनी में, बताओ। चलो एक डेफिनेशन बताता हूँ, उसका आंसर बताना। फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। क्वेश्चन बताओ फटाफट से बताओ। फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, इसी की ट्रिक है, इसी की ट्रिक बता रहा हूँ। फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट क्या होता है? हाँ, GFR। यहाँ भी देखो क्या है, GFR, GF और R, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। देखो याद करवा दिया ना। कॉर्टेक्स के 3 लेयर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। 25 बार बोलना, अभी बोलो, पॉज करो, अभी बोलो, 25 बार बोलो 25 बार, हो ही जाएगा याद। GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। बोलो बड़ा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। आउटर मोस्ट कौन सी है? आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की लेयर GFR, ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस इनर मोस्ट लेयर। ग्लोमेरुलोसा किसके लिए इन्वॉल्व होती है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। इसका मेन हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, याद रखना, कॉर्टिसोल है, सोन नहीं है, सोल है, कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मेन हार्मोन का नाम बताओ। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैसे पहचाना? ये देखो क्या लिखा है, आलो। यहाँ भी क्या लिखा है? AL, AL एल्यूमिनियम से प्यार है इसको। एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वाटर सोडियम रिटेंशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कुछ फंक्शन होते हैं, देखो कुछ फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उसे देखो। तो अब अपन देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी चीज़ देखो, मेरे पास एक नया चुटकुला आया, अपन देखते हैं उसको, मज़ेदार चीज़ देखो। इट्स जोक टाइम, इट्स जोक टाइम। जोक क्या है? सुनो, सुनो ज़रा, सभी लोग सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा जोक। क्या होता है? देखो, डॉक्टर रहता है, डॉक्टर पूछता है अपने पेशेंट से, ठीक है, तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, तुम सब क्या पूछोगे अपने पेशेंट से कि कहिए कैसे आना हुआ आपका? क्या क्या बोलोगे? कहिए कैसा आना हुआ आपका? तो पेशेंट क्या बोलता है? डॉक्टर साहब लीवर में, डॉक्टर साहब क्या हो गया, उसके लीवर में बहुत दिक्कत है, उसका जो लीवर है, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा बोलता है, अरे डॉक्टर साहब लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? शराब पीते हो? डॉक्टर ने क्या बोला? शराब पीते हो? तो सुनना पेशेंट क्या बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा पैक ही बनाना। पर छोटा पैक ही बनाना, पर छोटा पैक ही बनाना। मतलब वो अभी भी क्या किस में लगा हुआ है? पैक बनाने के उसमें। ये मतलब हम पी तो अभी भी लेंगे, हमारा लीवर ख़राब है पर हम अभी भी पी लेंगे, बस छोटा पैक बनाना, बस छोटा पैक बनाना। यार कैसे कैसे पेशेंट से सामना होने वाला है यार तुम लोगों का, देख रहे हो। चलो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में देख लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रहता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अलग अलग सोर्स, प्रोटीन से, लीवर, लिपिड से, प्रोटीन से, इन सब से ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज, नियो, नॉन कार्बोहाइड्रेट, नया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, नया ग्लूकोज। नियोजेनेसिस, कुछ नई चीज़ों से, प्रोटीन से, लिपिड से, इन सब चीज़ों से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है ग्लूकोज बनाना, लिपोलिसिस कराना, लिपिड हो तो तोड़ दो, लिपिड हो तो ब्रेक डाउन करो, प्रोटियोलाइसिस करो, ठीक है। सेल को भी रोक दो भाई, उसका पूरा फोकस है, उसका पूरा फोकस है सेलुलर अपटेक भी होने देना, उसका पूरा फोकस है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए किसी भी तरह से, सेल को तक ना मिले, सेल को ना मिले, नो सेल, सेल का यूटिलाइजेशन ना हो, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। अभी स्टोरी देखी, उसके जैसा दिख रहा है कुछ, कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन
यहाँ पे हुआ क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस हुआ, इनिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे सीवीएस और रीनल फंक्शन भी होते हैं इसके कुछ, सीवीएस एंड रीनल फंक्शन। अब देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल था। कॉर्टिसोल के ये 3 फंक्शन तो याद कर ही लो अभी, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून सप्रेशन कराएगा और आरबीसी को प्रमोट कराता है। क्या क्या करवाएगा, कॉर्टिसोल, आर आ रहा है इसमें, आर से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फॉर्मेशन बढ़ा देगा, ठीक है। एस से सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एस से सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स, इट विल गोइंग टू सप्रेस इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, ठीक है। और एंटी इन्फ्लामेटरी तो याद कर ही लो यार, एंटी इन्फ्लामेटरी तुम याद कर लो, ठीक है। कॉर्टिसोल है ना, तो कॉर्टिसोल, एस से तो याद रहेगा सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है, आर से आरबीसी सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। इसको कॉर्टिसोल की जगह कार्टिसोल याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए से क्या हो जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ट्रिक क्या होगी अपने पास में, कार्टिसोल, कार्टिसोल। अच्छा ये ट्रिक अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत, है ना। कार्टिसोल, तो कोई बोले कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या है, कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्टिसोल, आर से आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाना, एस से इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना। अल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, वही अपना पुराना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर, रीनल टिब्यूल रहते हैं, वहाँ से सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना ताकि ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम इकट्ठा हो, क्योंकि अपने को पता है ब्लड के अंदर पानी होता है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंक्रीजेस बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाएगा, ये सब काम होते हैं एल्डोस्टेरोन के। अब चलते हैं अपन एल्डोस्टेरोन रिलीज। अब ऐसा देखा गया है कुछ एंड्रोजन भी रिलीज होते हैं, एंड्रोजन इज ऑल्सो रिलीज बाय कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। अब मान लो कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या चेंजेस आएंगे कि उसका ये चेहरा है, उसके चेहरे पे मूछें आने लग जाएंगी, उसकी दाढ़ी आने लग जाएगी। तो ये जो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर है, ये इसी एंड्रोजन ने करवाए हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है, कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है, उसी ने इसकी दाढ़ी मूछों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, उसके जो उसके देखो जरा, ये है तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे पैर, यहाँ पर होते हैं तुम्हारे एक्सिलरी हेयर, ठीक है, यहाँ होते हैं तुम्हारे प्यूबिक हेयर। सो यहाँ ग्रोथ करवाना हेयर की, ये भी किसका काम है, साथ में इधर 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 और इधर, ठीक है। ये सब कौन करवाएगा, एंड्रोजन, जो कि कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है। अपन बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। अपने को क्या देखना है, एंडोक्राइन, तो उस पर ध्यान दो ना यार, एक्सोक्राइन को हटाओ, एंडोक्राइन की बात करते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन को बोलते हैं, ये पढ़ो इसको क्या लिखा है, हाँ, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, देखो 1 से 2 मिलियन होते हैं, अपने को 1 से 2 मिलियन से मतलब नहीं है, क्योंकि 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाज ही के अंदर ही होते हैं ये एंडोक्राइन पोर्शन। तो पूरे पेनक्रियाज का केवल 1 से 2% है एंडोक्राइन। 2 सेल है, अल्फा और बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रिएट करता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल सिक्रिएट करता है इंसुलिन। क्या फिर से, तो 2 पोर्शन थे, कंपोजिट ग्लैंड है, 2 पोर्शन थी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन किसी काम करी था, एंडोक्राइन के अंदर था इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस 2 सेल सिक्रिएट है, अल्फा बीटा। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रिएट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रिएट करता है, ठीक। अब ग्लूकेगॉन के बारे में देखो, ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लूकागोन क्या करवाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा। क्या कराएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, जितनी भी प्रोसेस पढ़ी अपन ने, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करवा रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, वो करवाएगा। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रोक देगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन, इसे हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहा है, ग्लूकोज बढ़ाने वाला हार्मोन। वहीं ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन है, दोनों एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एडिपोसाइट और लिवर दोनों पे काम करता है, यहाँ केवल ये लिवर पे काम करेगा, यहाँ पे लिवर और एडिपोसाइट दोनों पे काम करेगा। सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है, यहाँ पे ये इनिबिट कर देता है, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज कम करवा देता है, ब्लड में ग्लूकोज कम कराएगा इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहा है ग्लूकेगॉन,
दोनों इजलेट और लैंगरहैंस से ही निकल रहे हैं, लेकिन सेल अलग अलग है, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल, ठीक है। एक ही माँ के दो बेटे, एक अच्छा काम कर रहा है एक बुरा काम कर रहा है, एक ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है एक ब्लड ग्लूकोज कम कर रहा है, एक शहर में शांति बढ़ा रहा है एक अपराध बढ़ा रहा है, ठीक है। एक, हाँ ये कम कर रहे हैं, दोनों थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हाँ। अब देखो डायबिटीज़ मेलिटस में होता क्या है, ग्लूकोज यूरिन के थ्रू निकल जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस वो कंडीशन है जिसमें तुम्हारा जो यूरिन है, यूरिन जो ये ब्लैडर है, ये यहाँ से यूरिन निकला, तो ये यूरिन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अलावा कुछ अमाउंट में कीटोन बॉडी होती है, इसी को डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है, अब आ रहा है सबसे तुम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेस्टिस और ओवरी, है ना। तो चलें, टेस्टिस क्या होता है ये देखो, ये देखो, ये, हाँ ये, दिस इज़ योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी से थोड़ा सा हट करके आउटसाइड द स्क्रोटल सैक, आउटसाइड एब्डोमेन के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा, अपन ने बोला हार्मोन सिक्रेट करता है, साथ में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये रहा टेस्टिस, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दिख रहा है, ये हाँ ये, दिस इज़ योर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेकंड है इंटरस्टिशियल सेल, स्ट्रोमल सेल, इनके बीच में जगह दिख रही है, ये जो बीच में जगह दिख रही है ये वाली, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल में होती है लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन आया कहाँ से, इंटरस्टिशियल सेल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में कोई काम नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल जो यहाँ बीच में होती हैं, ये इस तरह से यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को सराउंड करती हैं, यहाँ पर होता है क्या, लेडिक सेल होती है जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें टेस्टोस्टेरोन है क्या, एंड्रोजन है एक तरह का। तो ये करवाता क्या है, ये डेवलपमेंट मैच्योरेशन कराता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का। जैसे बाकी जो सेक्स ऑर्गन अपन 12th क्लास में अपन क्या पढ़ते हैं, टेस्टिस होता है, उससे कुछ एपिडाइडमिस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस होते हैं, वास डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखते हैं अपन। तो वो जितने भी स्ट्रक्चर है उनका ग्रोथ मैच्योरेशन डेवलपमेंट कराने का काम होता है, ठीक है। मस्कुलर फेशियल एक्सिलरी हेयर, ये भी ग्रोथ करवा रहा है भाई। अपन ने देखा अभी एंड्रोजन रिलीजिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बताओ बताओ, डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, हाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स AC, एडिसन डिसीज। मस्कुलर फेशियल एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ ये भी करा रहा है। एग्रेसिवनेस को प्रमोट करवाता है, एग्रेसिवनेस चिड़चिड़ापन, ठीक है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन चाहता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहेगा। पर क्या सारे चिड़चिड़े लोग को टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा होता फिर भी वो एग्रेसिव होते हैं। तो एग्रेसिवनेस बोल सकते हैं। साथ में लो पिच वॉइस, ठीक है, लो पिच वॉइस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट करना, और एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाना, एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। एनाबॉलिक मतलब प्रोटीन का बनना, प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, मसल फॉर्मेशन, मसल 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 मसल, ठीक है, मसल मसल, ठीक है, मसल। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब सेम चीज़ देखो ओवरी का, ओवरी इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकंड काम क्या होगा, स्टेरॉयड हार्मोन, दो स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करती है जिसका नाम ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। अब ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें अपने को देखना है, ये ओवरी है, ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ ओवरी से, और इस तरह से यहाँ पर एग आ करके यहाँ पर ओव्यूलेशन के 14th डे पर इस तरह से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अपने को मेन चीज़ क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि ओवेरियन फॉलिकल जो रहता है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, ठीक है। ओवरियन फॉलिकल की बात करते हैं अपन, तो फॉलिकल में दो पार्ट होते हैं, एक ओवेरियन फॉलिकल होता है और एक स्ट्रोमल टिश्यू होता है। फॉलिकल सिक्रेट करता है ईस्ट्रोजन, फॉलिकल क्या सिक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन होने के बाद जो रेमेनेंट होता है, ठीक है, ये देखो फॉलिकल ग्रो हुआ, इतना अच्छा ग्रो हुआ, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल।
फिर ग्रेफिन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन मतलब जो मेन सेकेंडरी oocyte वो निकल गया, तो अब जो बचा उसको बोलते हैं अपन क्या 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 रप्चर फॉलिकल, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो अब समझ में आया दो हार्मोन कैसे सिक्रेट हुए। तो ओवेरी ने तो क्या सिक्रेट किया, ओवेरी करना क्या चाह रहा था कि वो अपने डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन सिक्रेट करा रहा था, लेकिन जो नष्ट हुआ फॉलिकल है वो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट कर रहा है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द गेम चेंजिंग। आगे देखते हैं अपन। तो हुआ क्या, ये क्या करवाया अपन, बेसिकली बोलते हैं कि ये जो हार्मोन्स है, ओवरी का काम क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराना, हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड, ये सब ईस्ट्रोजन के काम है, ईस्ट्रोजन्स। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई एंड मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन एल्विलाई की ग्रोथ कराना किसका काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब हार्मोन रिलेटेड टू देख लेते हैं अपन, हार्ट, किडनी, जीआईटी। तो अगर कुछ याद हो एंडोक्राइन का, तो मैंने बताया था एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर होता है जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर एक्टिवेट होता है और क्या करवाता है, हाँ, वेसोडाइलेटेशन करवा रहा था वो। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर वेसोडाइलेटेशन कराने वाला हार्मोन एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, वेसोडाइलेटेशन करा रहा था। तो वेसोडाइलेटेशन से हुआ क्या, ये था अपना वेसल, मैंने कैसे बताया था, ऐसे बताया था ना मैंने, ये अपनी वेसल, और वेसोडाइलेटेशन मतलब ऐसा कर देना इसको, देखा। तो यहाँ पे कुछ ब्लड प्रेशर, वॉल पे प्रेशर लग रहा, उसको बोला ब्लड प्रेशर। यहाँ पर वही प्रेशर इतनी, अब यहाँ देखो वॉल कितनी फैल गई, तो अब दिमाग लगाओ, इतने से यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग धक्का मार रहे होंगे कम जगह में, तो धक्का ज़्यादा लग रहा होगा, पुश ज़्यादा कर रहे होंगे। यहाँ पर ना जगह बढ़ा दी, कैंपस बड़ा कर दिया, तो कितने ही लोग आ जाएं, धक्का मारे, इतना धक्का नहीं मार पाएंगे जितना ये छोटी पतली गली में मार रहे थे। दैट्स द मेन थिंग। एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर ने वेसोडाइलेटेशन कराया जिससे ब्लड प्रेशर कम हो गया। एक और चीज़ समझो, जेजी सेल एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करवाती है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बहुत पूछा जाता है, एरिथ्रोपोएटिन किसमें काम आता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में। गैस्ट्रिन नाम से क्लियर है, गैस्ट्रो मतलब पता है क्या होता है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, HCl पेप्सिनोजन, इसको प्रमोट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन का काम क्या है, सिक्रेटिन बता दें, जिसको फर्स्ट हार्मोन होता है उसको सिक्रेटिन बोलते हैं। वाटर और बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है। CCK कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसका काम होता है पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर के सिक्रीशन बढ़ा देना। और एक इन सब को रोकने वाला GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है NCERT का, ग्रोथ फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ फैक्टर। तो एंडोक्राइन टिश्यू को छोड़ करके जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है, अगर वो हार्मोन सिक्रेट करने लगे तो उसको अपन ग्रोथ फैक्टर बोलेंगे, उसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते। क्या, एंडोक्राइन टिश्यू को छोड़ करके अगर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हार्मोन सिक्रेट करते हैं, अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेटिंग हार्मोन आर कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर। क्यों जरूरी है ये क्यों ऐसा हार्मोन क्यों सिक्रेट करते हैं ये, क्योंकि एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू के लिए, नॉर्मल रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ दिस मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन काम कैसे कर रहा है, तो समझो पहले तो हार्मोन बॉडी में करेगा क्या। हार्मोन अपना एक रिसेप्टर लेकर के आता है, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इस तरह से ये रहा, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड किया और इफेक्ट प्रोड्यूस किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया उसने। अरे इसको समझो ये हार्मोन है, ये बोलो रिसेप्टर है, इसको क्या बोला, रिसेप्टर है। अब ये जुड़ गया, ये से जुड़ गया तो क्या बनेगा, इस तरह का केक पूरा कंप्लीट नहीं बन गया। ये देखो, ये इसको क्या बोला, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये रिसेप्टर, ये हार्मोन, ये क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये हार्मोन का रिसेप्टर देखो क्या हो सकता है, हार्मोन बाइंड किससे कर रहा है, अपन सीधी सी बात ये जानना चाहते हैं कि हार्मोन कहाँ गया। तो वो जाता है एक सेल में, या तो सेल मेम्ब्रेन में या तो इनसाइड द सेल। अच्छा, सेल में ही क्यों जा रहा है, अरे चैप्टर की शुरुआत में क्या बोला था मैंने कि अपना CNS, अपना जो ब्रेन है, वो उसके पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन की यही ड्रॉबैक है कि वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सेल टू सेल नहीं जा रहे भाई। सेल टू सेल
उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है सेल टू सेल, वो चीज़ें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे, कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करवा रहे, इसलिए अपने को एंडोक्राइन ग्लैंड की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अपन देख रहे हैं, अब अपन देखेंगे कि एंडोक्राइन कैसे काम करता है सेल टू सेल, क्योंकि उसका रिसेप्टर कहाँ है, सेल में, या तो सेल की मेम्ब्रेन में या तो सेल के अंदर। सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल है, और एनिमल सेल के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन, जिसको आज अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जिसको पता है मैंने अभी क्या बोला, तो बताओ ये क्या बोला मैंने अभी, कौन सी चैप्टर में लिखा है ऐसा? हाँ, सेल में देखा है ना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है, विच इज टुडे इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ किसने बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, है ना? तो अपन बैक टू द टॉपिक आ जाओ फटाफट से, पता नहीं क्यों घूम जाते हैं अपन इधर उधर। तो ये देखो, ये है अपने पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर या तो यहाँ हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, सेल के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, तो उसको बोला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर सेल के अंदर है, टारगेट सेल के अंदर रिसेप्टर है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होना जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, सेल मेम्ब्रेन पर सेकेंडरी, सेल मेम्ब्रेन पर सेकेंडरी मैसेंजर। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, तो या दो काम करेगा, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा या तो क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करेगा। देखिए फटाफट से क्या होता है, तो देखो ज़रा, पहले अपन देखते हैं नेचर ऑफ हार्मोन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अपन ने देखा हार्मोन अलग अलग देखे, जीएच देखा, प्रोलैक्टिन देखा। अपन मेन बात देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं हार्मोन। तो एक होता है पेप्टाइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि अभी अपन ने देखा इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा, उसका भाई ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे हार्मोन होते हैं प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। क्या होते हैं? प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकेगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी के हार्मोन। अब देखो स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितने भी हार्मोन गोनैड से रिलेटेड हैं वो सारे कहाँ आ गए? स्टेरॉयड हार्मोन। आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन नाम से क्लियर है, थायराइड आ रहा है, थायराइड के हार्मोन आयोडोथायरोनिन। एक और होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, याद रखना अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन होता है? एड्रीनलिन, ए से याद कर सकते हो, ए एमिनो एसिड डेरिवेटिव, सॉरी ए डी ए आडिडास, सही है ना, ए एमिनो एसिड डेरिवेटिव एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन। तो अब डायग्राम देखते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में डायग्राम पहला आता है इस तरह से। अगर रिसेप्टर कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है। ये हार्मोन जैसे कि एफएसएच हो गया, और एफएसएच कहाँ से आ रहा है पता होना चाहिए, पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो पिट्यूटरी का हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कहाँ बाइंड करेगा? सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड किया और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराया। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि एएमपी, साइक्लिक एएमपी, इससे बायोकेमिकल रिस्पांस क्रिएट होता है और एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या होगा भाई? जो काम कराएगा वो एफएसएच का काम होता है ओवरियन ग्रोथ कराना, तो वो करवाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड के जितने भी प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। वहीं अगर अपन देखें इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो ये रहा अपना सेल की मेम्ब्रेन और ये रहा न्यूक्लियस। तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर चले गए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, ये डीएनए, दिस इज योर डीएनए। डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। डीएनए से, अरे डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन से आते हैं कैरेक्टर। प्रोटीन से क्या आते हैं? कैरेक्टर। तो कोई भी चीज़ डीएनए को अफेक्ट करेगी तो उससे एमआरएनए चेंज होगा, एमआरएनए से प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम चेंज हो गए तो कैरेक्टर चेंज हो गए ना। तो ऐसे समझ में आया? तो इसने क्या हुआ, हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन ले लो, स्टेरॉयड हार्मोन को ऐसा भी ले लो, तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस पे बाइंड करेंगे और इनका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब हार्मोन से जुड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना वो न्यूक्लियस के अंदर बना। और इसने क्या करा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज टिश्यू की ग्रोथ करवाई इसने। टिश्यू की क्या करवाई? ग्रोथ। तो ये था अपने पास में मेम्ब्रेन बाउंड और ये था अपने पास में इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अपन ने देखा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। अपन ने ये क्लास केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन भी देखे कितने कितने तरह के होते हैं। अपन ने एपिनेफ्रिन को याद करने की ट्रिक देखी जिसमें अपन ने देखा कि एडीए से याद किया था अपन ने, एडीए से। स्टेरॉयडल हार्मोन देखे जितने भी अपने जितने भी गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, जितने भी गोनेड से रिलेटेड होते हैं, जितने टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्राडायोल है, स्टेरॉयड हार्मोन है। आयोडोथायरोनिन हार्मोन अपने थायराइड हार्मोन का देखा, और जितने भी प्रोटीन हार्मोन है वो सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करते हैं। तो ये था अपने पास में पूरे भाई अपन ने कर लिया चैप्टर, दैट इज़ योर
एंडोक्राइन चैप्टर पूरा कर लिया है। देखो अब मैं ये एक ही शब्द कहना चाहता हूँ तुम लोगों के, और एक और चीज़ ज़रूरी है, जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है, तो कर दो यार, ठीक है। और अगर तुमको अच्छा लगा है तो यार ये चीज़ तो बनती है, तुम लाइक ज़रूर करके जाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से अपने को 1 घंटा 14 मिनट पूरे होने को आ रहे हैं, ठीक है। तो और देखो बिल्कुल पॉज मत करो, ठीक है, जहाँ अटक रहे हो वहाँ देखो, बिल्कुल आलस मत करो इस टाइम पे, चैप्टर पूरा ख़त्म करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, मैंने तो बता दिया तुमको, मैंने बता रहा हूँ तुमको कि बैठो अभी, बैठो बैठो अभी और पूरा चैप्टर ख़त्म करो करो। और जो लोग यहाँ पर आए हैं भाई, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा हैट्स ऑफ टू यू। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत सफल आई। एक बार अपने लिए क्लैप करो कमेंट सेक्शन में, खुद के लिए क्लैप करो कमेंट सेक्शन में, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, इस पॉइंट पर पहुँचे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने दम तोड़ दिया रास्ते में, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा तुम्हारे लिए होना चाहिए क्लैप, तुम्हारे लिए होना चाहिए क्लैप। साथ में अगर तुमने अभी तक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं देखा है तो उसे देखो। तुमने अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करो। इसकी लिंक आ गई होगी, फटाफट से चैनल पे जाओ और देखो फटाफट से, ठीक है। इसके बाद तुमको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहो। गुड बाय, गुड लक।